आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं और हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि इस बार चुनाव के परिणाम क्या होंगे। खैर, परिणाम 8 फरवरी को सामने आ जाएंगे। पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता ने इस बार सत्ता किसको सौंपी है। 5 फरवरी को मतदान होगा, लेकिन उससे पहले जो तमाम बयान चल रहे हैं, विवाद चल रहे हैं, जनता की नब्ज क्या कह रही है और जो गारंटीज अनाउंस की जा रही हैं वो किसके फेवर में जा सकती हैं, उसको लेकर आज बातचीत करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत विजय सर आपका। सर, क्या लग रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 आप कैसे समझ रहे हैं, कहां जा रहा है चुनाव? देखिए, नतीजों पर तो हम चर्चा नहीं कर सकते, न तो पता है हमें कि क्या होगा। लेकिन जाहिर है जो पिछले 2 चुनाव हुए, खासतौर से जब केजरीवाल साहब आए हैं, आम आदमी पार्टी आई है, उससे बिल्कुल अलग इलेक्शन जा रहा है। जो एक वन साइडेड हमें लगता था कि अरविंद केजरीवाल साहब 2020 में जिस तरह से पहले 67 फिर 62 63 पर आए हैं, उस तरह का चुनाव नहीं है। और जो इमेज को लेकर, जो राजनीतिक बदलाव को लेकर केजरीवाल साहब आए थे, आम आदमी पार्टी आई थी, उसमें ज़ाहिर तौर पे कुछ डेंट हुआ है। उसके साथ-साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है। लेकिन सबसे जो पॉजिटिव फैक्टर है केजरीवाल साहब के पास, वो ये कि उनके खिलाफ कोई मजबूत खिलाड़ी खड़ा हुआ नहीं है। हाँ, मतलब जो हम केंद्र में बात करते हैं कि मोदी वर्सेस हु, तो दिल्ली में केजरीवाल वर्सेस हु अभी भी सवाल है। अभी भी सवाल है, बिल्कुल सवाल है, और ये सवाल उससे भी गहरा है जो मोदी वर्सेस हू है। मोदी वर्सेस हू में तो कभी नीतीश कुमार जी आ जाते हैं, तैयार होते हैं, कभी राहुल गांधी जी। यहाँ तो कोई नाम ही नहीं है। आप मुझे बताइए, आप तो इतना दिल्ली को देखती हैं। भारतीय जनता पार्टी मतलब 25 साल का राजनीतिक वनवास के बाद एक लीडर नहीं ढूंढ के लाई है। हो सकता है सरकार भी बना ले, मैं इसमें नहीं कह रहा, लेकिन आज उनके पास क्या कोई नेता है जो अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे सके? ऐसी चुनौती वाला नहीं है। यदि ये चुनाव बदला, नतीजे बदले, तो वो जनता हो सकती है, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हो सकता है, वो इमेज हो सकती है कि आपका डिस्ट्रस्ट हुआ। आपको लगा कि ये धोखा दिया है, ये गड़बड़ हुई है, ये पार्टी हम राजनीतिक बदलाव के लिए लाए थे, लेकिन वहीं के वहीं पहुंच गए हैं, वो शीश महल पर पहुंच गए हैं, वो शराब घोटाले पर पहुंच गए हैं। वो तमाम चीज़ें जिन जो आरोप चल रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है परसेप्शन का मसला है। ज़रूरी नहीं है कि शराब घोटाले में वो शामिल हों, और शीश महल में क्या है क्या नहीं है किसी ने नहीं देखा। जो लोग दिखाना चाह रहे थे उन्होंने दिखाया नहीं, जिनको दिखाना चाहिए था उन्होंने भी नहीं दिखाया। शराब घोटाले में भी यही है कि जिन लोगों ने आरोप लगाया उनको पता नहीं कि इसको मंजिल तक पहुंचाना है कि नहीं पहुंचाना है। तो इस तरह के मसले, लेकिन जनता किस तरह से सोच रही है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो केजरीवाल साहब के फेवर में जाती है, मतलब आम आदमी पार्टी के फेवर में, वो है फ्रीबीज। मैं अक्सर कहता हूँ कि दिल्ली में सर्दी बहुत अच्छी है, और सर्दियों में दिल्ली वालों को रेवड़ी पसंद है। बिल्कुल। और रेवड़ी, अब देखिए लोहड़ी का मौसम भी है और वक्त है, और रेवड़ी की बात आपने की और रेवड़ी लगातार अनाउंस की जा रही है। पहले से अरविंद केजरीवाल पर ये आरोप है कि वो फ्रीबीज कल्चर उन्होंने शुरू किया देश में, और अब उनकी तरफ से महिला सम्मान योजना का अनाउंसमेंट किया गया, जिसमें 2100 रुपए देने का वादा वो कर रहे हैं। संजीवनी योजना कह रहे हैं कि 60 साल से ऊपर के लोगों का प्राइवेट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज कराएंगे। मैं महिला सम्मान योजना पर आती हूँ। दिल्ली में आप ये देखिए कि 71.74 महिला वोटर्स हैं। एक बड़ी संख्या आधी आबादी की है, और ऐसे में एक जो फॉर्मूला निकाल लिया है स्टेट इलेक्शंस में, हमने देखा है, चाहे वो आप मध्य प्रदेश की बात कीजिए, आप महाराष्ट्र की बात कीजिए, झारखंड की बात कीजिए, लाडली बहना, लाडकी बहना, मैया योजना, अब दिल्ली में महिला सम्मान योजना। आपको लग रहा है ये, बिल्कुल छत्तीसगढ़ में भी, आपको लग रहा है कि ये एक ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया पॉलिटिकल पार्टीज ने जो उनको रिजल्ट दे ही रहा है? बिल्कुल, अभी यदि वो एक स्टडी में देख रहा था, उसमें है कि जो खास तौर से लाभार्थी योजनाओं में महिलाओं पर जो योजनाएँ शुरू की गई, जिसका फ़ायदा सीधा महिलाओं को पहुँच रहा है, उससे 5%, मोर देन 5% हाइक मिला है उस पॉलिटिकल पार्टी को जिसने उन योजनाओं को दिया। लेकिन उसमें एक बारीक फ़र्क ये है, जैसे अभी इनके आम आदमी पार्टी की 2100 रुपए की योजना है, कांग्रेस ने 2500 रुपए की घोषणा कर दी। तो उसमें बारीक लाइन ये है कि क्या आपकी उस योजना पर लोग भरोसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आज कांग्रेस ने तो 2500 रुपए कर दी, तो यदि मैं और आप इस बात पे तर्क पर रहें कि उसका फायदा होता है, तो फिर तो कांग्रेस की सरकार बन जानी चाहिए। लेकिन उसमें एक चीज ये है अभी, जैसे जो हम समझ रहे हैं कि जहां जहां इन योजनाओं को अनाउंस किया गया, वहां की सरकारों ने किस्तें पहुंचा दी खातों में, पैसा चला गया महिलाओं के खातों में। यहाँ पर ये बात है कि यहाँ आपने अनाउंस किया है, खातों में नहीं आया पैसा। और बहुत सारी योजनाएं तो हाँ। उन्होंने खातों में पहुंचा दी ना। यदि बिजली का बिल 200 यूनिट फ्री कर दिया, पानी का काम कर दिया, और तमाम तरह की योजनाएं की, मेडिकल पर काम किया। और आप इसको देखिए, इसका भी एक और तर्क काट देखिए, छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी,
भूपेश बघेल साहब की बिल्कुल। सरकार थी, तो वहाँ तो उन्होंने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन उन्होंने एक ये अनाउंस किया कि भाई हम ये मैतारी वंदन योजना लेकर आ रहे हैं, महिलाओं को लेकर आ रहे हैं, और वो उसका नतीजा बदल गया। तो उसमें ट्रस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ। क्या दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली का वोटर ये समझता है कि केजरीवाल साहब आएंगे तो वो 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, और अभी कांग्रेस ने 2500 रुपये कर दिया। हो सकता है अभी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आने दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये साफ ही कर दिया कि भाई हम योजनाएं बंद नहीं करेंगे। तो ये साफ बता रहा है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि फ्री बीज से नुकसान नहीं है। अब वो रेवड़ियाँ उसमें केसर और डाल दें, कुछ और मलाई डाल दें, कुछ ड्राई फ्रूट डाल दें, उसकी कंपटीशन चल रहा लेकिन जो ट्रस्ट वाली बात कर रहे थे विजय सर, आप अब आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के खाते में पैसे भेजने वाली बात तो पंजाब में की थी, और काउंटर यही है बीजेपी के पास कि उन्होंने तो प्रॉमिस पंजाब में भी किया, लेकिन वहां तो अभी तक पैसे नहीं आए, आपकी सरकार चल रही है, तो दिल्ली में कैसे भरोसा करेंगी महिलाएं? बिल्कुल सवाल ठीक है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से लेता हूँ कि पंजाब का जो वोटर है वो दिल्ली का वोटर नहीं है। पंजाब पर वो उस तरह से, एक तो नैरेटिव पर फोकस समझना चाहिए हमें। क्या भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव बना पाई है कि भाई ये सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पैसा नहीं दिया, यहाँ क्या देंगी? ऐसा माहौल है? नहीं है। नहीं, मतलब हाँ, मतलब उस तरह का माहौल, नैरेटिव बनाने की कोशिश है, हाँ। लेकिन वो कोशिश अभी मुझे बहुत कामयाब ग्राउंड नहीं पे नहीं लगी, दिख रही। ग्राउंड पर नहीं दिख रही है। और दूसरी बात है कि आप कॉम्पीट कीजिए दिल्ली में, दिल्ली की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, उस पर भारतीय जनता पार्टी को अटैक करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बड़ा जो एक घटना मैं समझता हूँ वादा था यमुना साफ करने का, उससे बड़ा तो कुछ होता नहीं है। लेकिन यमुना मुझे याद आती है कि जब छठ की पूजा हो तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ खड़े हो जाएं, और जिस दिन चुनाव हो वो, अब 8 फरवरी के बाद किसी को यमुना याद आने वाली नहीं है, न वो भारतीय जनता पार्टी को, न आम आदमी पार्टी को, न कांग्रेस को। नैरेटिव में आज की तारीख में भी मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल उस तरह से कमजोर नहीं दिखाई दे रहे। अच्छा। मैं इसको एक और नैरेटिव में देखता हूँ कि जब महिलाओं पर इतना बड़ा काम किया है तो महिला मुख्यमंत्री है, क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने ये अटैक बनाया कि महिला सम्मान की बात क्या कर रहे हो, महिला सम्मान योजना? आप महिला मुख्यमंत्री को तो एक स्टेपनी मुख्यमंत्री की तरह से यूज कर रहे हो। हालांकि हाल के दिनों में काफी बयान इस पर आए हैं कि आपने टेम्परेरी कह दिया, एलजी साहब ने बोला कि ये बहुत ही गलत तरीके का बयान था, और केजरीवाल साहब ने तो खुद नहीं कहा ना कि भाई चुनाव के बाद मैं आऊंगा, ये बात साफ है ना। तो अगर कोई पार्टी महिला सम्मान इतना करती है तो एक महिला मुख्यमंत्री उसी को बना देते, कंटिन्यू करते, मेरे ख्याल से उसका माहौल और बड़ा भी बन सकता था। आपको लग रहा है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो जमीनी मुद्दे हैं उन पर फोकस करने की बजाय पर्सनल अटैक ज्यादा कर रही है? पर्सनल अटैक ज्यादा करिए, वो है, और उससे बड़ा फायदा नहीं होता है। यदि आप शीश महल का मुद्दा, शीश महल का मुद्दा भी, शीश महल से भी देखिए, आप शीश महल का मुद्दा कब आया? जब आप शराब घोटाले पे लड़ाई लड़ रहे थे और आपको लगा, मतलब भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, कि शराब घोटाले से अरविंद केजरीवाल की इमेज को करप्ट लीडर की इमेज की तरह से डेंट नहीं किया जा पा रहा, तो फिर एक वो नए इशू के साथ आए शीश महल को लेकर। अब लेकिन शीश महल पे केजरीवाल साहब क्या है कि वो समझते हैं कि डिफेंस के लिए ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, तो वो आप प्रधानमंत्री के रेजिडेंस तक पहुंच जाते हैं, आप उनकी गाड़ी की बात करते हैं, उनके हवाई जहाज की बात करते हैं। तो उस तरह से मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अभी अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स जो है ना, ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ अरविंद केजरीवाल, उसकी काट नहीं समझ में आ रही है। ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास तो बड़ा वोटर है, 38% वोट है, तो यदि 5% वोट भी इधर से उधर हो जाएगा तो पूरा खेल बदल जाएगा। और उसमें पुराने मित्र आम आदमी पार्टी के जो आजकल इधर लग रहे हैं, कांग्रेस, वो यदि कुछ खेल कर दे, यदि वो अच्छा सा प्रदर्शन कर दे तो खेल बदल सकता है। उसी पे मैं आ रही थी कि इस पूरे गेम में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से बड़े स्ट्रॉन्ग फेसेस उतार दिए, संदीप दीक्षित ने पहले कभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था, पहली बार ही लड़ रहे हैं। अलका लांबा को आपने आतिशी के खिलाफ लड़ाया है, मैदान में उतारा है। इसके अलावा आप जंगपुरा की सीट देख लीजिए जहां से मनीष सिसोदिया लड़ रहे हैं, फवाद सूरी को वहां से टिकट दिया है। तो जो बड़े चेहरे उतारे हैं कांग्रेस ने, आपको लग रहा है कि कांग्रेस अपना फायदा करे ना करे आम आदमी पार्टी का नुकसान कर देगी? किसका फायदा करेगी फिर वो? तो अभी तो उनको तय करना है कि वो लड़ाई कैसे लड़ रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो एक टर्म हम लोग यूज करते हैं कि भाई वोट कटवा है, वोट कटवा पार्टी नहीं है ना, बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और उनको अंदर से तो पता है कि दुश्मन नंबर 1 उनकी आम आदमी पार्टी है, क्योंकि सारा नुकसान आम आदमी पार्टी ने उनका किया। लेकिन इस लड़ाई में वो यदि ज्यादा मजबूती से भी लड़ेंगे तो फायदा भारतीय जनता पार्टी का होगा।
वही ना वोट शेयर में देख रही हूँ, 2015 में कांग्रेस का 9.7 था, 2020 पे 4.26 है। हाँ 4.26 है। अब अगर ये बढ़ेगा भी, नहीं, लेकिन वो लोकसभा में उनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, डबल डिजिट में वो परफॉर्म किया उन्होंने वोट के हिसाब से। तो वो यदि वो अच्छा सा करते हैं, और मैं समझता हूँ कि अच्छा यदि वो उसमें भी एक बात है, लोकसभा के चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल लगातार कैंपेन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स के लिए। हाँ वो दोनों कर रहे हैं, हाँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ यदि 10 सीटों पर भी वो नुकसान ये करते हैं या बदलते हैं तो बड़ा फर्क हो जाएगा ना। देखिए 10 सीटों का मतलब 10 सीटें कम नहीं हो रही, 10 सीटें आम आदमी पार्टी की कम हो रही हैं, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। और 38% वाली पार्टी यदि 5% स्विंग हो जाता है, भारतीय जनता 43 हो जाता है, तो बड़ा बदलाव होगा। और इसको आप जो हम लोग पिछले दिनों के चुनाव नतीजे देख रहे हैं, चुनावों का वो देख रहे हैं, तो वन साइडेड भी हो सकता है। किसके फेवर में? बीजेपी के फेवर में। यदि मतलब ऐसा हुआ तो, यदि ऐसा नहीं होता, कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करती, मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत करेगी, ये हवा बहुत बन गई है, माहौल बन गया। लेकिन कांग्रेस के संगठन के तौर पर और जो माननीय नेताजी हैं आपके राहुल गांधी जी, वो आज उतर रहे हैं, आज उतर रहे हैं, लेकिन वो कोई बहुत इलेक्शन में उस तरह से फाइटर मोड में मुझे नहीं दिख रही है। आज जा रहे हैं वो वहाँ पर सीलमपुर में जा रहे हैं, माइनॉरिटी डोमिनेंस। तो अभी तो यही समझना है कि दिल्ली में आप माइनॉरिटी डोमिनेंस के साथ कैंपेन पे जा रहे हैं, इसका क्या परसेप्शन बनेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और वो करेंगे तो 20% 40% मुस्लिम वोट यदि उन्होंने आम आदमी पार्टी से ले लिया तो फाइनली नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा ना। आपको लग रहा है कि कोई ऐसी स्थिति बन जाएगी दिल्ली में कि हंग हो सके? हंग तभी होगी जब कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करने का मतलब कि नंबर ऑफ सीट्स में वो यदि 10 सीटों पर आ जाए तब वो हंग असेंबली हो सकती है। क्या ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा होगा तो फिर आम आदमी पार्टी कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना को आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि बड़ा ये चर्चा चल रही है कि इस बार दिल्ली का चुनाव किस तरफ जा रहा है, ये समझ नहीं आ रहा, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा लग रहा है अभी की जो सिचुएशन है। क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो 2 बार बेशक एक सुनामी लेकर आती है परिणाम में, लेकिन 2020 से 25 तक आते-आते पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, जो मुख्यमंत्री थे, जो डिप्टी सीएम रहे, जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, सब जेल की हवा खा के आए हैं, सब जेल गए हैं। कथित शराब घोटाले मामले में संजय सिंह सांसद, वो भी जेल गए कथित शराब घोटाले मामले में। तो एक कहीं न कहीं जो आपकी इमेज है कि हम बहुत ईमानदार लोग हैं, उस पर डेंट पड़ा है। और लोगों के बीच में बीजेपी ने पूरी कोशिश की है ये एक नैरेटिव सेट करने की कि देखिए तो एक आंदोलन से निकले हुए लोग थे, अपने आप को बड़ा सर्टिफिकेट देते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, खुद जेल गए हुए हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो नैरेटिव कितना काम कर जाएगा, उससे पूरा चुनाव नतीजा बदलेगा। लेकिन आप सोचिए, हम भले ही ना सोच रहे हो, आम आदमी पार्टी ने समझा कि एंटी इनकम्बेंसी हो रही है और इसलिए उन्होंने 20 एमएलए के टिकट काटे हैं। तो 20 एमएलए के टिकट कब काटते हो आप? 70 में से 20 एमएलए का टिकट काटना कोई छोटी बात नहीं है। तो 20 एमएलए का जब आपने टिकट काट दिया या बदल दिया, इसका मतलब है कि आपको डर है कि एंटी इनकम्बेंसी है। और जब लोकल एमएलए के साथ एंटी इनकम्बेंसी है तो ओवरऑल सरकार के साथ भी होगी। और देखा जाए तो घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन पिछले 1 साल से तो ये सरकार अपनी जेल में, लड़ाई में, उसी में लगी हुई है। दिल्ली पर तो कोई काम उस तरह से नहीं हुआ। अब इस पूरे बिहेवियर को, सरकार के कामकाज के तरीके को, क्या बीजेपी लोगों तक ठीक तरीके से पहुंचा सकती है कि नहीं पहुंचाती? अब वो केवल अरविंद केजरीवाल, वो उनका तरीका ठीक है कि अरविंद केजरीवाल उसके हीरो हैं, यदि उनको डेंट कर दिया तो पूरा का पूरा इलेक्शन बदल जाएगा। अब वो कितना बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, लेकिन बीजेपी का ये पूरा इलेक्शन आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस पे है, उनका अपना कुछ नहीं है। आज मैं नहीं समझता कि बीजेपी कह सके कि हम इस वजह से आना चाहते हैं सरकार। कोई एक कारण लगता है वोटर को? नहीं, एक ही कारण मुझे जितना समझ में आ रहा है सर, जितना हम दिल्ली को कवर कर रहे हैं, मौजूदा सरकार ने वक्त-वक्त पे ये एक इम्प्रेशन ज़रूर दिया है कि दिल्ली में उपराज्यपाल बैठे हुए हैं, वो सेंटर के इशारे पर काम करते हैं और वो चुनी हुई सरकार के काम रोकते हैं, अड़ंगा डालते हैं। तो जनता के बीच में एक ये थॉट है कि अगर जो सेंटर में गवर्नमेंट है, अगर उसी पार्टी की गवर्नमेंट स्टेट में होगी तो शायद थोड़ा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। हाँ, वो ठीक है। हालांकि मैं तो इसको फेडरल स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी बात नहीं मानता। ये जो डबल इंजन का कॉन्सेप्ट है ना, मैं इसे फेडरल स्ट्रक्चर के सपोर्ट करता हुआ नहीं मानता, क्योंकि सब हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में सब पार्टीज काम करें और सब पार्टियों के साथ काम हो। लेकिन ये बात हो सकती है कि लोगों के दिमाग में ये बात बैठे, और जितनी लड़ाई पिछले साल भर में हुई है तो उसमें ये माहौल बन सकता है कि भाई रोज रोज इनके झगड़े के चक्कर में इससे बड़ा या एक ही पार्टी को दे दें तो वो दोनों जगह
सरकार चला लें और कर सकें। नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने कोई एक कारण ऐसा नहीं दिया पॉजिटिव जिससे ये कहा जा सके कि भाई आपको वोट बीजेपी को इसलिए देना चाहिए। ये कारण भी नेगेटिव है ना। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया कारण है। तो ये नेगेटिव कारण है ना। और केजरीवाल के खिलाफ जितनी लड़ाई है वो भी नेगेटिव है, मतलब आम आदमी पार्टी की। बीजेपी कहे कि भाई हम इस सरकार में हम आना चाहते हैं तो हम दिल्ली की ये तस्वीर देंगे, एक प्लान बना कर देते कि भाई हम 3 साल में, अरविंद केजरीवाल ने तो 10 साल में यमुना साफ नहीं की, हम 5 साल में साफ करेंगे, 3 साल में डॉक्यूमेंट आएगा, विजन डॉक्यूमेंट आएगा। लेकिन अब वो तो माहौल बनता है ना, विजन डॉक्यूमेंट से कुछ माहौल एकदम में नहीं बनता। बिल्कुल, विजन डॉक्यूमेंट से बनना होता तो आज तो 2,500 रुपए महिलाओं के लिए कहा है ना कांग्रेस ने, और 8,000 रुपए वो युवाओं को दे रहे हैं, तो फिर तो कोई चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। इतना तो नहीं दे रही आम आदमी पार्टी। अब या तो ये होगा कि वो बीजेपी कहे कि नहीं हम 5,000 रुपए देंगे महिलाओं को। काट तो लेकर आनी पड़ेगी, काट तो लेकर आनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है बीजेपी के लिए अभी पॉलिटिकल काट केवल फ्री बीच पर हो सकती है। लेकिन वो तो खुद ही कहते हैं कि ये तो रेवड़ी है। और रेवड़ी, मैंने कहा ना कि अभी रेवड़ी का मौसम है और बीजेपी को भी पता है कि रेवड़ी का मौसम है, तो इसलिए उस पर ही काम करना पड़ेगा। आप डेवलपमेंट के प्रोसेस के साथ यदि विजन डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली का चुनाव बदल सकता है फ्री बीज पर। क्योंकि कांग्रेस से ज़्यादा फायदा बीजेपी को यह है कि मोदी जी के चेहरे पर लोगों को ये भरोसा होगा कि ये जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये पूरा हो जाएगा। मान लो बीजेपी 2100 रुपये भी कहती है महिलाओं के लिए, तो भी वो ज़्यादा भरोसा करेंगे कि हाँ ठीक है यहाँ पर आ सकता है। ये कि ये लड़ाई पूरी फ्री बीज की लड़ाई है, बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी में। कोई डेवलपमेंट का दिल्ली की कोई चर्चा इसमें नहीं है। अच्छा, अब आप ये मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में कल्चर स्टार्ट किया फ्री बीज का, अब ये हर पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी बन गया है? बिल्कुल मजबूरी बन गया और उससे बैकआउट भी नहीं कर सकता। इसीलिए तो आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में आपने किया, महाराष्ट्र में आपने किया, उससे पहले कर्नाटक में किया है, तो जो लोग आलोचना कर रहे हैं वो भी वहीं जा रहे हैं। महाराष्ट्र में तो आपने 2 महीने पहले किया, 2 महीने का पैसा दे दिया, रिजल्ट पूरा का पूरा बदल गया है। छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा रिजल्ट बदल गया, झारखंड में पूरा का पूरा बदलाव हो गया, लग रहा था कि वहाँ पर बड़ी टक्कर होगी। तो यहाँ भी यही है। अब यहाँ फ्री बीज में बीजेपी कैसे आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकती है, और इस मामले में बीजेपी के पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है कांग्रेस के मुकाबले, क्योंकि कांग्रेस के फ्री बीज पर लोगों को अभी भरोसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनका संगठन ही नहीं है। बिल्कुल, दिल्ली में कौन भरोसा दिलाने जाएगा, कौन वोटर तक पहुंच रहा है? तो आम आदमी पार्टी से ज़्यादा ताकत भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन के तौर पर है। उनके पास वोटर ज़्यादा है, लेकिन संगठन आम आदमी पार्टी का ज़्यादा है और उनके भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा है। और उनके पास अभी संघ का भी एक पूरा का पूरा सपोर्ट है, जो संघ लगातार बैठ के कर रहा है। और जो एक बड़ा मुद्दा हुआ झुग्गी वाला, उसमें संघ ने जून 2024 से बड़ा काम किया झुग्गी बस्तियों में जाकर, कन्विंस करने का, उनकी परेशानियों को सुनने का, उनकी समस्याओं को सुनने का, उसका क्या निदान हो सकता है, इस सब पर बड़ा काम किया जो आज हमें नहीं पता चल रहा। तो वो हो सकता है नतीजे जब बदलें तो आप कहो कि अचानक क्या हुआ। जो टिपिकल आम आदमी पार्टी वोटर है, हाँ, वहां पर सेंधमारी उन्होंने की है। और बीजेपी का फायदा ये हो गया कि कांग्रेस थोड़ी सी ठीक से लड़े। मुझे नहीं पता कि वो स्पॉन्सर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। थोड़ा सा स्पॉन्सर कर देते तो आम आदमी पार्टी के लिए और मुश्किल हो जाती। कांग्रेस की मजबूती बीजेपी की ताकत बन सकती है। हाँ, ये तो अब क्लियरली समझ में आ रही है, क्योंकि सारा गेम जो है कांग्रेस मजबूत दिख रही है क्या आपको? नहीं, कोशिश कांग्रेस की तरफ से यही है कि हम बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं देवेंद्र यादव का इंटरव्यू किया था मैंने, तो मैंने उनसे पूछा कि कितनी सीटें आप मान रहे हैं कि आप जीत सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा उन्होंने कितनी सीटें बोली। उन्होंने कहा 60 से 62 भी आ सकती हैं हमारी। किसी को यकीन नहीं था कि 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें मिली हैं। थोड़ा सा हरियाणा देख लेते आप तो 60 सीटों को जो आ सकती थी वहां भी नहीं आए। मैंने उनको पूछा कि 5 सीटें नाम बताइए आप 5 सीटों के, तो उन्होंने 7 सीटें गिनवाई मुझे। खैर, लेकिन मैं सीटों पे जब बात कर रही हूँ तो मैं नई दिल्ली की सीट पर जरूर बात करूंगी आपसे, क्योंकि नई दिल्ली की हॉट सीट है। मुख्यमंत्री रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो उसी सीट से चुनाव लड़ते हैं। परवेश वर्मा को फील्ड किया बीजेपी ने, कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है। और लगातार एक कंट्रोवर्सी सीट पर कि वोटर लिस्ट में कहीं एडिशन हो रहा है, कहीं डिलीशन हो रहा है। वो भी एक है। अब वो भी कितना बनता है कितना नहीं बनता, लेकिन परवेश वर्मा को मैं मजबूत कैंडिडेट मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि कमजोर कैंडिडेट हैं। बीजेपी ने बहुत अच्छा उम्मीदवार उतारा है। संदीप दीक्षित उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। जितना भी वोट वो लेंगे तो वो परवेश वर्मा की मदद ही होगी। मान रहे हैं मतलब मैं सीधा, हालांकि संदीप दीक्षित का मैंने ये नया वो देखा है चेहरा, जिसमें बहुत मजबूत तरीके से, स्ट्रांग तरीके से फाइट करते हुए लड़ रहे हैं। लेकिन अभी तो एक चीज़ अभी पूछनी, देवेंद्र जी का नाम लिया ना आपने प्रदेश अध्यक्ष का,
उन्होंने राहुल जी से पूछा है कि वो लड़ाई आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मैं देवेंद्र तो अभी तो यादव से सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप का फर्क भी तो समझ में आना चाहिए वो ना। तो लगातार कह रहे हैं ना कि इंडिया अलायंस जो था अब तो था ही हो गया, कि वो बेसिकली था 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए। स्टेट में तो हमने पहले ही मना किया था। नहीं वो ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा है क्या? हाँ, और आप राहुल बोले- जी की दोस्ती खत्म हो गई है अरविंद जी से, ये साफ हो ना। हाँ, हमें नहीं, पार्टी को साफ हो जाए, पार्टी को साफ हो जाए, यूनिट को साफ हो जाए। यूनिट को साफ, वही कह रहा हूँ ना, स्टेट यूनिट को साफ हो जाए तो समझ में आएगा। मुझे नहीं लगता, मतलब हम आज की तारीख में लग रहा है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, आप ज़्यादा फील्ड में रहती हैं, कांग्रेस बहुत बड़ा अच्छा करेगी ऐसा मुझे नहीं लग रहा। और नई दिल्ली सीट आपको लग रहा है कि संदीप दीक्षित के उतरने से एज जो शायद अरविंद केजरीवाल के पास थी वो अभी भी है, या किसका है नहीं, मामला? अब भी एज तो है ही अरविंद केजरीवाल के पास, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान तो हुआ ही, और इसीलिए बहुत परेशान है। और प्रवेश वर्मा को भी आप, मैं कहता हूँ कि मजबूत कैंडिडेट के तौर पर हैं, और संदीप उनकी मदद करेंगे, वोट जितना भी वो लेंगे, कितनी ताकत से वो लड़ते हैं, तो बेहतर होगा। कि वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और पॉलिटिक्स में कोई दोस्त भी स्थायी नहीं होता है। तो अब दुश्मन के दुश्मन दोस्त हो रहे हैं या दोस्ती टूट गई है, ये सब तो इस नतीजे से पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन दोनों सीटों पर ये जरूर किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि दोनों बड़े लीडर्स को अपने क्षेत्र में केवल अटका दिया। बिल्कुल। कालका जी सीट मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है। रमेश बिधूड़ी वहाँ बीजेपी की तरफ से उतरे हैं, और रमेश बिधूड़ी अब लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं। अलका लांबा को कांग्रेस ने वहाँ पे फील्ड किया, हालांकि अलका लांबा शुरुआत में थोड़ा झिझक ही रही थी, उनका नाम बार बार फाइनल हो रहा था, लेकिन लिस्ट रिलीज नहीं हो पा रही थी अलका लांबा के नाम की, लेकिन फाइनली उनसे बात की गई और उनका नाम आ गया लिस्ट में। आपको लग रहा है कि कालका जी सीट पर भी गेम जो है टाइट है? कालका जी पर भी रमेश बिधूड़ी मजबूत कैंडिडेट हैं। हम लोग नैतिकता की और राजनीतिक बात करते हैं तो ये दोनों अलग अलग शब्द हैं, क्योंकि हम राजनीति में नहीं है ना, इसलिए हम नैतिकता और राजनीति को जोड़ते हैं। राजनीति और नैतिकता का कोई संबंध नहीं है। रमेश बिधूड़ी मजबूत कैंडिडेट हैं भारतीय जनता पार्टी के। वो एबीवीपी के लंबे समय से नेता रहे हैं, दिल्ली में 2 बार एमपी रहे हैं, और कास्ट फैक्टर उनके प्लस में जाता है। आतिशी की इमेज कोई कमज़ोर नहीं है, और आतिशी ने इसीलिए ये नया गेम किया जो क्राउड फंडिंग का है। क्राउड फंडिंग 40 लाख रुपए जुटाने का मसला नहीं है, अपने लोगों को जुटाने का मसला है कि उसका वोटर उनके साथ कनेक्ट हो जाए, वो एक्सरसाइज है। लेकिन आतिशी जी मजबूत कैंडिडेट हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर जो लड़ाई आप अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली में समझते हैं, संदीप दीक्षित एंड प्रवेश वर्मा वाली, वहाँ मुझे लगता है कि आतिशी की लड़ाई सिर्फ रमेश बिधूड़ी के साथ है। अलका लांबा गेम में नहीं? अलका लांबा मुझे तो नहीं लगता कि मैं क्या कहें, वैसे वो बहुत अच्छी लीडर हैं, कांग्रेस का अच्छा फेस भी है, लेकिन इस लड़ाई में वो दिख रही हो मुझे नहीं लगता। नहीं लगता। 70 सीटों का गणित है ये। अभी तक 2 चुनाव हमने जो पिछले देखे हैं, वहां पर एक तरफा माहौल था। सुनामी आम आदमी पार्टी लेकर आई 62 सीटें, 67 सीटें। कोई यकीन नहीं कर सकता कि ऐसा नंबर आम आदमी पार्टी को मिलेगा, लेकिन आया। अब जब हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो जो वो वन साइडेड गेम था वैसा तो नहीं नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के फेवर में तो वन साइडेड गेम नहीं है किसी भी हाल में, ऐसा लगता है मुझे। ऐसा लग रहा है। तो किसके फेवर में आपको अभी की तस्वीर नजर आ रही है? फिर वहीं पर आ गए हम लोग कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस पे डिसाइड करेगा। कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी रही तो त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकती है, समझे। और कांग्रेस ने ज़्यादा मजबूती से काम किया तो वन साइडेड भी हो सकता है बीजेपी के लिए। मतलब कांग्रेस काफी कुछ 2 तय चीज़ें करेगी। बहुत तय है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये वन साइडेड इलेक्शन नहीं है। दूसरा, कांग्रेस का नुकसान कुछ नहीं होने वाला इस चुनाव में, कांग्रेस के लिए फायदा है। हाँ, जितना भी कर सके। और भारतीय जनता पार्टी कितनी ताकत हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल क्रिकेट की तरह से है कि जब हम लीग मैचेस से आगे जाते हैं तो क्वार्टर फाइनल में आप जीतेंगे, अनुराधा जीतेगी, तो फिर विजय जी के नेट रन रेट पे भी आगे रन पर आ जाएगा। तो वैसा इलेक्शन हो रहा है। और बिल्कुल वैसा ही, जैसा क्रिकेट का आपने कहा कि क्रिकेट जो है वो अनिश्चितताओं का खेल है, पॉलिटिक्स वैसा ही है बिल्कुल। T20 जैसा हो गया है ये भी दिल्ली का। अब लास्ट में ओवर तक कितना चलेगा, और लास्ट ओवर भी यदि नहीं हुआ, त्रिशंकु विधानसभा हुई, तो सुपर ओवर में पता पड़ेगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार बना सकते हैं कि नहीं। बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि अगर हंग हो गया तो फिर आप और कांग्रेस को हाथ मिलाना ही पड़ेगा। मिलाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। चलिए, राजनेताओं पे कभी भी निश्चित बात मत किया कीजिए। बिल्कुल, अभी क्योंकि कल ही देवेंद्र जी को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ये है कि नेवर से नो।
नेवर से नो तो कांग्रेस के, मतलब मैं जितना समझ पाई हूँ कांग्रेस को अभी तक, तमाम नेताओं की तरफ से एक बात यही कही जाती है, नेवर से नो। क्योंकि अभी जब कांग्रेस ने दिल्ली न्याय यात्रा शुरू की थी तो मुमताज पटेल से मैंने बातचीत की, तो मैंने उन्हें कहा कि आप मोर्चा तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा खोल रहे हो, कल को अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में आ गए कि आपको समर्थन लेने या देने की जरूरत पड़ेगी तो किससे लोगे? तो कहती हैं फिर नेवर से नो इन पॉलिटिक्स। अरे आप ये सवाल तो पूछना ही नहीं चाहिए। 13 का नतीजा देख लो ना, जिस 15 साल की शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़े हो, उसी के साथ सरकार बना ली, ये तभी बना ली थी। तो आज तो ये सवाल ही नहीं बच रहा उनके लिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर लूंगी विजय जी। जो हमने चुनाव में मुद्दे देखे हैं अभी तक दिल्ली के, इनमें सबसे ज्यादा जो बातचीत हुई है वो एक शीश महल को लेकर हुई है। बीजेपी की तरफ से खास तौर पर ये मुद्दा लगातार उठाया गया है। इधर बीजेपी को घेरने के लिए आम आदमी पार्टी ने स्टार्टिंग में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया, लेकिन जैसे जैसे टुवर्ड्स हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वोटर लिस्ट का मुद्दा लगातार बढ़ता गया। और अभी भी आप ये देखिए कि वोटर लिस्ट, और हाल में आपने पूर्वांचली वोटर के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट था वो, और जाटों के आरक्षण का मुद्दा, ये एक नए नए चीजें आ रही हैं। चुनावों में हर दिन होता है। वोटर लिस्ट का मामला तो मैं ये सोचता हूँ कि ठीक है, इलेक्शन हारने के बाद या इलेक्शन नतीजों के बाद ईवीएम पर किस्सा शुरू किया, वो लड़ाई आज पहले ही शुरू हो गई, अब वोटर्स पर ही आ गई है। हाँ बिल्कुल, वोटर लिस्ट पर आ गई है। तो वो हम इलेक्शन नतीजों के बाद ये लड़ाई शुरू करते ना, ईवीएम ठीक रहा कि नहीं रहा, तो अब पहले से ही उसका एक एक्सक्यूज मिल गया सबके लिए कि कितना होगा नहीं होगा। अब वो इलेक्शन कमीशन को देखना कि आप कहीं घबराए हुए हैं, हाँ, इसलिए आपको हर चीज़ का डर लगता है ना, हर चीज में शंका है। शंका। अरविंद केजरीवाल के ही ऊपर ये चुनाव मेरे को समझ में आ रहा है कि बेशक चाहे 15 जैसा माहौल नहीं है या 20 जैसा माहौल नहीं है, लेकिन सेंटर में अरविंद केजरीवाल, तीनों पार्टी का सेंटर अरविंद केजरीवाल है। आम आदमी पार्टी का छोड़ दीजिए, पूरा इलेक्शन अरविंद केजरीवाल पर है। पूरा इलेक्शन अरविंद केजरीवाल पर है। तो क्या लग रहा है आपको, इसकी लड़ाई किधर जा रही है ये? मतलब आप, मैं लास्ट में जरूर जानना चाहूंगी अगर कोई आप आंकड़ा दे पाए नहीं, तो। मैं आंकड़ा नहीं दे सकता, लेकिन मुझे लगता है कि पूरा चुनाव अरविंद केजरीवाल पर है। अरविंद केजरीवाल कैसे इसको लड़ते हैं, और वो बहुत मजबूत थिएट्रिक्स वाले लोग हैं। तो लग रहा है आपको कुछ लास्ट मोमेंट तक भी अगर गेम उनके हाथ से निकल रहा होगा तो वो शायद गेम में आ सकते हैं। चलिए, विजय जी से लंबी बातचीत हुई और हमने समझा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो माहौल दिख रहा है, जो मुद्दे दिख रहे हैं, उनका असल में क्या कुछ परिणाम हो सकता है। परिणाम तो जनता तय करेगी, आप ही लोग तय करेंगे, वोटर तय करेंगे, लेकिन जो अभी फिलहाल सियासत हो रही है, क्या वाकई सियासत का रंग इस विधानसभा चुनाव पर चढ़ेगा? खैर, बातचीत हुई है, आपको बातचीत कैसी लगी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सर आपका, थैंक यू सो मच।